अस्सलामुअलैकुम। नेक्सस पॉइंट के साथ मैं हूं हैदर इमाम। इस टेक्स्ट डिस्कशन के सिलसिले का आज एक और मरहला, जिसके अंदर हमारे पास आज एक अगेन टेक्स एक्सपर्ट्स मौजूद है। जिस तरह से आपने हमारे पुराने एपिसोड्स वगैरह में देखा कि हमने कुछ टैक्स बार के प्रेसिडेंट्स को लाके उनसे डिस्कशन की टैक्स के इश्यूज़ के बारे में और टैक्स पेयर के बारे में, टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में। इसी तरह से फिर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से और लिटिगेशन और कंप्लाइंसेस के हवाले से डिफरेंट टैक्स एक्सपर्ट से हमने डिस्कशन की कि जो कुछ मेनली इनकम टैक्स के हवाले से थी। आज हमारे पास स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तान के एक इनडायरेक्ट टैक्स के एक्सपर्ट्स, जिनका जिनका एक्सपीरियंस इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, फेडरल और प्रोविंशियल लॉज के अंदर बहुत बेहतरीन है। और उनसे हम डिस्कस करेंगे सेल टैक्स के इश्यूज़ के हवाले से, टैक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम में, इनडायरेक्ट टैक्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर अदनान मुफ्ती, जो कि पार्टनर हैं शेख मुफ्ती एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने मसरूफ़ वक्त में से हमको वक्त दिया। अ, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड वहाँ से शुरू करूँगा कि इनडायरेक्ट हम जो टैक्स सर्विस लाइन में हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में आपने इनडायरेक्ट टैक्स की सर्विस जिस तरह से दी आपने, यहाँ बड़ी फर्म्स के होते हुए, बिग फोर के होते हुए, आपने एक इनडायरेक्ट लाइन में एक सर्विस शुरू की और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से आपने हर बड़ी कंपनी को सर्व किया। थोड़े से हम बैकग्राउंड में जानना चाह रहा हूँ, वो जो यंगस्टर जो ख्वाहिश रखते हैं कि अपनी प्रैक्टिस करें और अपनी प्रैक्टिस करके वो अपनी फर्म बनाएं, तो क्या आपके माइंड में था कि काफ़ी तरीके के टैक्स होने के बाद भी आपने इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर काम किया और बहुत बड़े स्केल पे काम किया? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम जानना चाहेंगे कि ये फर्म कैसे आपने बनाई और कैसे आपने काम शुरू किया और इस लेवल तक लाने में आपने किन किन फेज से आप गुजरे? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर, ये एक प्योरली एक एक्सीडेंटल मूव थी। अल्लाह ताला ने एक रास्ता दिखाया। हुआ ये कि 1998-99 में मेरे वालिद, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, उनके एक दोस्त ने उनको बताया कि हम सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। दे स्टार्टेड। बाय द टाइम मैं क्वालिफिकेशन के फेज में था, तो सीए फाइनल मेरे ख्याल में मेरा शायद उस वक्त तक नहीं हुआ था। तो मेरा चूंकि हमेशा से अपना माइंड जो है ना, आई वॉज नेवर एन अकाउंटेंट। मतलब मेरे आर्टिकलशिप के ज़माने में ही मेरे कोलीग्स, मेरे सीनियर्स और मुझे खुद भी ये मालूम था कि मेरा कुछ लीगल, मतलब मुझे उन कामों में मज़ा आता था जिसमें कोई ड्राफ्टिंग हो लीगल, या कोई रिसर्च हो, या कोई रिपोर्ट राइटिंग हो, मतलब कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें हो। वो मेरे लिए ज़्यादा, मेरी उसकी एपेटाइट थी मेरे लिए। ठीक है। तो बाय द टाइम मैं सी फाइनल में पहुंचा हूं, तो आई वॉज विद केपीएमजी। तो मैंने ये मेरे अंदर खाम ख्याली थी कि जी हम सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं केपीएमजी में। और उस वक्त तक जो है वो फर्गुसन में सिर्फ शब्बर साहब करते थे सेल्स टैक्स, और बाकी किसी के पास कोई विंग नहीं था, कोई एक्सपर्टीज नहीं थी, इनफैक्ट काम भी कोई नहीं था। क्योंकि 98 पे मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर आया है, उससे पहले तो मैन्युफैक्चरर्स पे भी नहीं था। ठीक है। तो एक एसयू मिर्जा साहब हुआ करते थे, मशहूर मरहूम, वो थे बस। नौशादाबाद में उनका दफ्तर था, वो एक मशहूर नाम था सेल्स टैक्स में। तो व्हेन आई वेंट टू द कंट्री हेड केपीएमजी के, कि जी मैं सेल्स टैक्स प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सेल्स टैक्स क्या चीज़ है, और आप इनकम टैक्स में आ जाइए ना, वाई यू वांट टू। तो मुझे याद है अभी तक कि मैंने उनको कहा कि जी मैं सेल्स टैक्स में यूँ आना चाहता हूँ कि मेरा ख्याल है इसमें करप्शन नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब दिस वाज मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उनको ये कहा, और ये मेरी गट फीलिंग यही थी। तो उन्होंने कहा, ये कैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि ही वाज आल्सो मतलब जिसको कहते हैं सरप्राइज कि यार ये एक नई फील्ड है, इसमें फर्म के लिए क्या प्रैक्टिस होगी, और हम क्या कर सकेंगे क्या नहीं। तो मैंने कहा जी वो तो प्रोडक्ट के अंदर लोड हो जाता है और वो पास ऑन हो जाता है, जितना हमने ऑडिट्स के दरमियान दौरान ये सीखा था। ऑडिट में आपको पता है एक बहुत ही लिमिटेड किस्म की एक बिल्कुल। एक्सरसाइज होती है टैक्स वेरिफिकेशन या टैक्स के पोर्शन पर। तो उन्होंने कहा यार देख लो, मतलब वी डोंट हैव एनी वर्क। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं। तो हमारे जो इमीडिएट मेरे बॉस थे, उन्होंने भी जरा सा प्रमोट किया। उस जमाने में इत्तेफाक की बात है कि एफबीआर ने
कुछ आउटसोर्स किया स्पेशल ऑडिटर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को ऑडिट्स आउटसोर्स किए थे। वो भी एक एक्सपीरियंस था। मेरे जो रिपोर्टिंग पार्टनर थे उन्होंने कहा यार हाँ कुछ लगता है, कुछ काम शायद बढ़ेगा, तुम आ जाओ। तो ये सिर्फ आप समझ लें एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मेरी मेहनत इसमें शामिल नहीं थी। ये एक अल्लाह ताला को कराना था। मैं इसमें आ गया और 1.5 साल, पौने 2 साल तक मैं केपीएमजी में रहा। एंड दिसंबर 2002 में हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। अच्छा, 2 साल सिर्फ फॉर्म में रहने के बाद आपने अपनी जी प्रैक्टिस प्रैक्टिस शुरू की जी। आप समझते थे कि 2 साल की प्रैक्टिस करने के बाद अपना काम जाके करना मतलब बहुत चैलेंजिंग होगा ये फिर? देखें ये भी मैं आपको बताऊं, ये भी सिर्फ अल्लाह की फजल से था। हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि वो प्रैक्टिस हम अपने बचपन के दोस्त के साथ कर रहे थे। तो वो उन्होंने कहा यार शुरू करते हैं, उन्होंने आइडिया दिया, हमने कहा शुरू करते हैं। एंड बाय द टाइम 1 महीने के नोटिस के बाद हमने ऑफिस ऑफिस में थे। इट वॉज अ स्मॉल गैराज जिसके ऊपर एक छत डाल दी गई थी, तो कमरे की शक्ल बन गई थी वो। ठीक तो वो हमें मिल गया था पीसीएस ब्लॉक 2 में। तो वो हम बल्कि उन्होंने मुझसे कहा भी कि यार तुमने सोचा नहीं हम करेंगे क्या? मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, तुमने कहा तो लेट 20s में हमारी उम्रें थी, तो हमने कहा ठीक है यार। तो वो कोई जिसको कहते हैं कोई ना प्लानिंग थी उसमें ना कुछ था। हाँ ये बात जरूर थी कि एक पैशन था, एक कमिटमेंट थी कि हाँ कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। और वो ड्राइव जो थी ना, चूंकि अगर विजन, एंड ही वाज विद फोर्ड रोड्स एंड आई वाज फ्रॉम केपीएमजी, और हमारे थर्ड पार्टनर सिद्धार्थ इधर से थे। तो बेसिकली वो एक बड़ी फर्म से चूंकि आ रहे थे, तो वो एक नेचर ऑफ वर्क, काम का फ्लो, सर्विस का लेवल, क्लाइंट को डिलीवरी देना, फॉलो अप वगैरह, ये सारी चीजें हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके थे। इसने हमें बहुत हेल्प की। बिग फोर की ट्रेनिंग बहरहाल एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार होता है, वो हम सीख चुके थे। ड्राफ्टिंग कैसे होती है, ऑल्दो के उस लेवल पर उस आपको वो जो क्लाइंट्स शुरू में मिलते हैं वो उस लेवल के होते ही नहीं है जिसको जिसको आप सर्विस देना चाहते हैं, जो आपका डिजायर्ड क्लाइंटेल होता है। मगर ये कि वो बस एक धुन सवार थी कि भाई ठीक है यार करते रहेंगे। तो वो बस अल्लाह ताला के फजल से ये होता रहा। और क्योंकि वो अपनी अगेन वही बात है कि चूंकि जब हम कूदे हैं इस काम में अपनी फर्म में भी, तब भी सेल्स टैक्स या लार्जली इनडायरेक्ट टैक्स का जिसको किसी कोई वो नहीं थी, कोई एपेटाइट नहीं थी, मार्केट में एक्सपर्टीज भी नहीं थी। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कुछ फर्म्स ने भी हमें शुरू में अपना एडवाइजर रख लिया। अच्छा, जबरदस्त। हाँ तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ के क्लाइंट्स जो है उनको भी, क्योंकि कैपेसिटी के इश्यूज थे, लोग ट्रेन नहीं थे। फिर ये हुआ कि ये प्रोविंशियल लॉज कुछ आ गए 2000 के अंदर, जो है ना वो प्रोविंशियल लॉ आ चुका था जिसकी कलेक्शन एफबीआर किया करता था। वहां से फिर ये कुछ बढ़ना शुरू हुआ। और फिर 2011 में तो आपको पता ही है कि वो फिर सिंध रेवेन्यू बोर्ड और बाकी वो चीज, तो मतलब एक तसलसल चलता। बिल्कुल, ये बड़ा बड़ा एक नया काम करने वाले के लिए बड़ा एक मुश्किल काम होता है, और खासतौर पे टैक्स प्रैक्टिस जहाँ पे आपको शुरू में बहुत छोटे 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 काम करने पड़ते हैं, उससे वो सिलसिला शुरू होता है और फिर वहाँ तक पहुँचता है जहाँ तक आप पहुँचे। हम जो करते हैं, चूंकि आपका जो जो एक मेन एक्सपर्टीज इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर है, थोड़ा सा मैं अपने टॉपिक पे आने से पहले ज़रा सा एक जो बिल्कुल बिगनर हमारे जो ऑडियंस है जो सुन रहे हैं, थोड़ा इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली होता क्या है और वो किस तरह से फंक्शन करता है और उसकी हमारे इकोनॉमी के अंदर क्या एक रोल होता है, थोड़ा सा उसको बताएं तो मैं आगे आपके साथ फिर हम डिस्कस करते हैं। देखिए दुनिया में हर टैक्स का जो बुनियादी मकसद होता है वो गवर्नमेंट के लिए महसूलात का हुसूल होता है, कि गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाए, पैसा आ जाए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। सेल्स टैक्स या, और अगर उसको हम वीटी पे लेके जाएं, क्योंकि आपको पता होगा कि सेल्स टैक्स दुनिया में मुख्तलिफ नौयत से राइज है। कई जगह पर ये, जैसे अगर यूएस में आप देखेंगे तो कुछ स्टेट्स में सिंगल स्टेज टैक्स, आप गए आपने टैक्स दिया और आप बाहर आ गए। और मगर अगर जिन मुल्कों में जैसे पाकिस्तान भी है, अगर इसको वीएटी के ऊपर कन्वर्ट किया गया है तो उसका फायदा ये होता है, ये वाहिद टैक्स है दुनिया में जिससे आपके दो मकासद गवर्नमेंट के पूरे होते हैं। एक ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है, और दूसरी बात ये डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। किसी और टैक्स में डॉक्यूमेंटेशन का वो उनसर शामिल नहीं है जो कि वैट रिजीम में शामिल है, क्योंकि आप जो खरीदते हैं और जो बेचते हैं वो डिक्लेयर हो जाता है और वो सामने वाले की रिटर्न से लिंक हो जाता है।
तो इसमें जो है ना वो पूरी एक चेन जो है ना वो रजिस्टर हो जाती है आइडियली, और इसलिए गवर्नमेंट को वो टैक्स भी मिल जाता है, और जिसको कहते हैं जो लूप होल्स होते हैं, जहां टैक्स जो कोई ना देना चाहे या कोई बचना चाहे, वो मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट हो जाता सारा। आप जी अब जो इसका बुनियादी वो है ये कि हम कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई गुड्स या सर्विस लेते हैं, तो उसके ऊपर हम कोई टैक्स देते हैं। ठीक है। अगर कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, या अगर ये जो सर्विस या गुड्स हमने ली है ये पार्ट ऑफ बिजनेस में है, तो उसका जो हम परचेज कर रहे हैं या प्रोक्योर कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज, उसका क्रेडिट हमें मिल जाता है, और हम टैक्स पास ऑन कर देते हैं, और ये पास ऑन होता रहता है। हर जो टैक्स पेयर है जो कि बिजनेस रोल में है, वो अपने इनपुट्स लेकर और आउटपुट पे चार्ज कर देता है, नेट बैलेंस जमा करा देता है, और इवेंचुअली इस टैक्स का बर्डन मुझे और आपको एज अ कॉमन मैन बियर करना पड़ता है जब हम ये गुड्स या सर्विस ले रहे होते हैं। बिल्कुल। हमने हमने हमेशा जब भी टैक्स रिफॉर्म की बात की है, टैक्स रिफॉर्म में हमने देखा एक तरह का प्रपोजल होता है। आपने अभी बात भी की सिंगल स्टेज सेल टैक्स की। एक्चुअली हम बात करें हमारे यहाँ, अगर पाकिस्तान में बात करेंगे तो बाय इन लार्ज हमारे पास एक वैट मॉडल मौजूद है, जो कि मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर से वो पास ऑन होता हुआ आपने बताया कि एंड कंज्यूमर पे जाता है। तो सिंगल स्टेज सेल टैक्स की जो प्रपोजल आती रही, आपको क्या लगता है कि क्यों अब तक हम सिंगल स्टेज टैक्स वाले इस फॉर्मूले पे नहीं आ सके? जैसे आपने बताया कि शायद हमारी डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एक्चुअल सिंगल स्टेज सेल टैक्स और वैट में एक्चुअल फर्क है क्या? देखिए, सिंगल स्टेज सेल्स टैक्स ये है कि आपने कोई भी गुड्स सर्विसेज ली, और वो आपने उस पर टैक्स पे कर दिया, सामने वाला उसका क्रेडिट नहीं ले सकता। ठीक है। ठीक है। जैसे कि कस्टम ड्यूटी है, जनरल केस में एक्सपोर्ट को छोड़ दें तो कस्टम ड्यूटी है, या फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, एक्सपोर्ट को छोड़ दें, या जनरली जो जो जहाँ फर्दरनेस नहीं हो रही वहां आप देखें तो जो आप टैक्स देंगे वो फुल एंड फाइनल है, हम्म, उससे सामने वाला क्रेडिट नहीं ले सकता। मगर वैट बोर्ड पे फायदा ये है, या उसका चैलेंज ये है कि सामने वाला उसका क्रेडिट ले सकता है। तो मेरी सेल आपको, तो आपकी परचेज हो गई, हम दोनों के रिटर्न्स में डिक्लेयर हो गई। आप तो आपके लिए जब आपकी परचेज हो गई तो आपके लिए मजबूरी है कि आप इसको दिखाएं कि आपकी ये कंजम्पशन है, या आपने इस पे फर्दर सेल की है। तो आप जब सेल करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी वो सामने वाले की। तो ये एक एक तसलसल चलता है, इससे डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। डेफिनेटली जब सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी, परचेज रिकॉर्ड हो जाएगी, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि इसके आगे इन्हीं इसी डेटा के ऊपर आप इनकम टैक्स भी ले सकते हैं। ठीक है। तो सेल्स टैक्स में इस वक्त जो सबसे बड़ा लोगों को चैलेंज आ रहा है वो सेल्स टैक्स नहीं है, वो बेसिकली इनकम टैक्स है, क्योंकि वो सारी ट्रांजैक्शंस अगर रिकॉर्ड हो जाती हैं तो इनकम टैक्स को छुपाना मुश्किल हो जाता है। हम्म, अब जहां तक बात है सिंगल स्टेज और वैट मोड की, देखें हमने हमारे यहाँ स्टडी हुई थी, जिस वक्त रेट मेरे ख्याल में 15% था शायद, या 16% था। तो स्टडी हुई थी कि गवर्नमेंट को 4% या 4.5% नेट मिलता है, बाकी आपने रिफंड देना होता है। ठीक है। यानी कि अगर 16% पे रखें तो 12% का आप रिफंड देते हैं, गवर्नमेंट को सिर्फ 4% मिलता है नेट। ठीक। तो 4% के लिए स्टडी हुई थी कि 4% के लिए इतनी मुश्किलात क्यों उठाई जाए, इतनी लिटिगेशन है, रिफंड्स के झगड़े हैं, करप्शन भी इन्वॉल्व है, मिसमैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, तो 4% क्यों ना ले लिए जाए। हम 4% 5% का रेट कर दें और अक्रॉस द बोर्ड कर दें, तो आपको इससे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। मगर चूंकि एक तो हम आईएमएफ प्रोग्राम में रहे हैं बहुत अरसे तक और आज भी हैं, आईएमएफ जिन जिन मुल्कों में गया है उन्होंने वहां वैट मोड को ही, यानी आईएमएफ जो है वो वैट के अलावा तस्लीम नहीं करता किसी सिस्टम को। सिंगल स्टेज जो है ना वो आईएमएफ को सूट नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह वजह ये है कि ट्रेस हो जाता है आपको। बेसिकली पूरी ट्रेल होती है, इनवॉइसेस होती है, जब इनपुट होगा और आउटपुट होगा, कि आपको दो तरफ से आप की वो पकड़ हो सकती है कि अगर एक बंदे ने आउटपुट दिखा दिया, दूसरे ने इनपुट नहीं दिखाया, या कोई इनपुट क्लेम कर रहा है आउटपुट क्लेम नहीं कर रहा है, तो आप एटलीस्ट वहां तक पहुंच सकती है, एफबीआर या गवर्नमेंट पहुंच सकती है कि जो हमारे नेट में नहीं आना चाह रहे। शायद यही वजह है। देखिए, थियोरेटिकली तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। मगर अनफॉर्चुनेटली पोजीशन ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो मशीनरी, टैक्स मशीनरी है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं। आप देखें ना, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो, इसके बावजूद देखें वैट में, अगर आप ग्लोबली देखें, आप भी टैक्स प्रैक्टिस में है, ग्लोबली अगर आप देखें तो हमें वैट का नुकसान ज्यादा हुआ है
फायदा कम है। अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले, कि ये जो टैक्स इनवॉइसेस के फ्रॉड सामने आए हैं, वो कैसे हैं? वो वैट की वजह से है ना, कि इतने अरब रुपए का फ्रॉड हो गया, इतने अरब रुपए का फ्रॉड हो गया, मतलब अब तो डबल डिजिट में अरब चले गए हैं। बिल्कुल। तो ये क्यों हो रहा है? तो इतने पैसे तो नहीं आ रहे ना। तो वर्चुअली अगर ग्लोबल देखा जाए तो आपको वैट से, ये देखें, आइडियली तो ये होना चाहिए था कि आप थ्रू आउट उन लोगों को पकड़ लेते, जिनकी जिनकी डिक्लेरेशंस हो रही हैं और जिनकी सेल्स जा रही है, परचेजेस में कन्वर्ट हो रही है, और सामने वाला जो है वो डिक्लेयर नहीं कर रहा, या रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, तो आपको तो पकड़ लेना चाहिए था आइडियली तो, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन है। बट क्या हम कर सकें ये? हम नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास आईटी का वो रोल नहीं है। ठीक है ना। दूसरी बात ये कि हमारा जो जो प्रोसिक्यूशन का और ये जो जिसको कहते हैं कि एडजुडिकेशन का और अपील का सिस्टम है, वो इतना फरसूदा है और इतना ज्यादा नाकारा है कि उसमें जो है ना, वो कल्प्रिट बड़े आराम से निकल जाता है। लॉज इतने कम्बरसम है, इम्प्लीमेंटेशन और मुश्किल, और कैपेसिटी नहीं है। देखिए ना, अभी अभी एफबीआर ने देखा ना, 4,000 ऑडिटर्स मांगे हैं। आई डाउट के 4,000 तो क्या 400 भी मिल सकते हैं। बट अगेन, ये जरूरत क्यों पेश आई है? और ये बार बार आती रहती है। आईएमएफ हमेशा ये कहता है कि जी आप या तो सीए फर्म से करवाइए, अकाउंटेंट से कराइए, आउटसोर्स करें, क्योंकि कैपेसिटी। तो ये वजह है कि वर्चुअली हमें, थ्योरेटिकली तो इसका बहुत फायदा होना चाहिए था वैट रिजीम का, मगर नट शेल में हमें नुकसान ही हुआ है। लोगों के अरबों रुपए के रिफंड्स फंसे हुए हैं, और फाइनेंसिंग कॉस्ट उस पर बहुत ज्यादा है। प्लस ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो स्कैम्स आ रहे हैं डेली। हाँ, अच्छा, हम बात करते हैं जहाँ पे हमने इनडायरेक्ट टैक्स की बात की, वहाँ पे हम बात करते हैं हार्मोनाइजेशन बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। हमारे पास एक फेडरल लॉ है, इसके अलावा हमारे पास हर प्रोविंस का अपना सेल टैक्स लॉ है। अगर मैं बात करूँ, हर प्रोविंस की चार्जेबिलिटी अलग है, हर प्रोविंस की विदहोल्डिंग अलग है। मैं चारों पे जगह पे जाऊँ तो उनकी इनपुट की एडमिसिबिलिटी डिफरेंट है। सबके रूल सारे अलग है, मतलब एक सिमिलर टाइप का टैक्स है, जो कि सिंध में भी वही नेचर है, वही पंजाब में है, वही केपी के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट होने के बाद, मतलब हर तरीके का लॉ अलग है। एक अगर कंपनी अगर चारों प्रोविंस में डील कर रही है तो वो चार अलग अलग तरीके की, बल्कि अगर फेडरल में भी वो डील कर रही है तो पांच लॉज अलग अलग डील करे, पांच रिटर्न फाइल करे, उनकी कंप्लाइंस करे, पांचों जगह के ऑडिट करवाए, और फिर अपने अकाउंट से ये साबित करते रहे उन हर प्रोविंस को कि भाई ये इस सिंध का डोमेन है, ये पंजाब का डोमेन है। हम ज़्यादातर बैंक्स की जो टैक्स असेसमेंट में देखते हैं, कोई भी एक प्रोविंस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेवेन्यू निकाल के उसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर देता है। ठीक है, वही काम वहाँ एसआरबी कर रहा है, वही काम वहाँ पे पीआरए कर रहा है। वहाँ पे हम वहाँ पीआरए को समझा रहे हैं कि भाई वहाँ एसआरबी का उसमें इतना पोर्शन है, वहाँ एसआरबी को बताते रहे। क्यों नहीं ये आपस में ये सारे लॉज अलाइन हो जाएं और ये सिस्टम एक हो जाए, ताकि हमारा एक सेल टैक्स रिटर्न भी एक सिंगल हो जाए। ऑल्दो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक मामला है ये, यकीनन। अगर उसके अलावा भी हम बात करें तो क्या, अगर ये लॉज एक जैसे हो जाएं तो ये कंप्लाइंस की जो मुश्किलात हैं वो आसानी हो जाए लोगों के लिए। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में 5 कवानीन का होना वैसे ही एक जुल्म और एक बहुत ही अनफेयर बात है, जहाँ मेजॉरिटी जो है वो नॉन डॉक्यूमेंटेड हैं, उस तरह से अनपढ़ हैं। हर आदमी कंसल्टेंट अपॉइंट नहीं कर सकता, हर आदमी अकाउंटेंट नहीं रख सकता। होना ये चाहिए था आइडियली कि एक लॉ आता, उस लॉ को पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी एनफोर्स करती, उसी लॉ को सिंध में एसआरबी एनफोर्स करता, और बीआरए के बीआरए भी एनफोर्स करता। इसमें क्या कबाहत है कि आप एक लॉ रखें? और देखें, ये इसका भी नुकसान स्टेट्स को हो रहा है, ग्लोबली पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, चूंकि ओवरलैपिंग्स हैं। उससे हो ये रहा है कि सिर्फ टैक्स अवॉइडेंस के लिए बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है। इस्लामाबाद में कोई चीज हमें, कोई टैक्स पेयर को सूट करती है, तो वो सिंध से इनवॉइस नहीं करेगा, वो पंजाब से इनवॉइस कर देगा, वो इस्लामाबाद से इनवॉइस कर देगा। तो बिजनेस ऑन पेपर ट्रांसफर हो रहा है ना। हम्म। तो ये मेरे ख्याल में तो बहुत आसान काम था, और आज भी हो सकता है। कि देखें, आपने प्लेस ऑफ सर्विस के रूल्स आए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये एक, जिसको कहते हैं, एक तरीका है कि जब तक हमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, लेंडिंग एजेंसीज जो है अगर प्रेशराइज नहीं करेंगी, प्लेस ऑफ सर्विस रूल्स में वाजे है कि, मतलब अखबारों में आ चुका है, एक दफा नहीं 25 दफा आया कि वर्ल्ड बैंक की इसमें ख्वाहिश थी कि जी प्लेस ऑफ सर्विस रूल्स जनाब सब लोग
एक जैसा यूनिफॉर्म इशू करें, सबने कर दिया, सबने कर दिया, तो इसमें क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो एक लॉ आए जिसमें जो सिर्फ हर एजेंसी अलग अलग इसको इंप्लीमेंट करते अपने सूबे में, दैट्स ऑल। इन्फोर्समेंट हो जाए एनफोर्समेंट बस। अलग अलग हो जाए, जी। दैट्स ऑल। लॉ का एक जैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, खास तौर पे जी कि बिल्कुल। वो एक बिजनेसमैन सिर्फ इन कंप्लाइंसेस में और फिर लिटिगेशन में ही पड़े रहे तो उसका एक अपना अपना बिजनेस भी इफेक्ट होता है, और फिर यही चीज उसको मजबूर भी करती है कि यार ठीक है यार, वो जो लोग अनरजिस्टर्ड होकर काम कर रहे हैं और वो नॉन कंप्लाइंस कर रहे हैं, चले यार ठीक है, वही उसी तरह से मामला चलते रहें। अगर मैं झंझट में आ गया तो मैं इन्हीं में ही पड़ा रहूंगा, मेरा अपना बिजनेस अपनी जगह पे होगा, सफर होगा। देखिए, और मैं एक और बात बताऊं आपको, आगे चल के, जैसे आप इंडिया की एग्जांपल सामने, आगे चल के वर्चुअली आपको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी एक करनी पड़ेगी। ये इस तरह से चल नहीं सकेगा। मतलब फॉर आर्ग्यूमेंट सेक कि ये सारी एजेंसीज, जितनी भी अथॉरिटीज हैं, वो और एफबीआर मिलके एक पूल बन जाए, एक पूल बन जाए। वो उसमें से कुछ लोग जो हैं वो सिंध में हो जाए, जैसे हम देखते हैं इनकम टैक्स के अंदर भी, कुछ सिंध में बैठ जाएं, कुछ पंजाब में बैठ जाएं, कुछ वहां बैठ जाए, कुछ वहां बैठ जाए। अथॉरिटी एक होनी चाहिए। ये अथॉरिटी की वजह से भी देखें, जिस तरह अब हम इंटीग्रेशन की तरफ चीजों में जा रहे हैं, जिस तरह दुनिया जा रही है, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा चीजों को। ये हमारे मुल्क में वायबल नहीं है कि हम जो जिस लेवल का आपको रेवेन्यू दरकार है, किस लेवल का दरकार है आप, तो आपको वर्चुअली जो है ना, और जिससे आपको फायदे होंगे कि सेल्स टैक्स रिटर्न से आप इनकम टैक्स पकड़ लें, इनकम टैक्स रिटर्न से आप जो है ना कस्टम्स को पकड़ लें, कस्टम्स से आप एक्साइज पे आ जाएं, एंड उसका ऑफ शूट्स ये होंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स है फॉर एग्जाम्पल। हम्म। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें जो कि डिक्लेयर नहीं हो रही हैं वो प्रॉपर्टी वाले वो करें। तो मेरे ख्याल में आप ये अम्ब्रेलाज एक करनी पड़ेंगी आपको आगे चल के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। अगर अच्छा मैं चलता हूँ, अगर रिवर्स चार्ज का एक कॉन्सेप्ट हमारे सिलटेक्स में है, ठीक है ना, थोड़ा सा बताऊँ। रिवर्स चार्ज का जो एक होता है कि जब हम नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं, उसके ऊपर आप रिवर्स कैलकुलेशन करके एक इनपुट क्लेम कर लेते हैं। अच्छा, ये उनके लिए तो आसान है कि वो लोग जो सर्विसेज के आउटपुट के अंदर मौजूद हैं और वो अपना इनपुट वहाँ पे क्लेम कर लेते हैं, SRB टू SRB या PRA टू PRA। इश्यूज अब वहाँ पे आता है कि जहाँ पे एक कंपनी जो कि फेडरल में गुड्स में रजिस्टर्ड है, हम देखते हैं हमारी यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो किसी नॉन रेजिडेंट से सर्विसेज यहाँ पे लेती हैं और फिर उनको वहाँ पेमेंट करती हैं। अब ये फाइनेंस बजट जो फाइनेंस हेड आया उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि जो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करके रिवर्स चार्ज पे जो इनपुट मिल जाया करता था, आज वो इनपुट FBR हमें अलाउ नहीं कर रहा, सिस्टम में अलाउ नहीं कर रहा। बड़ी कंप्लेन इस पे हुई है, बड़ी इस पे बात हुई, शायद आपने भी इस पे काफी चीजें देखी होंगी। तो अब वो इनपुट का एक बहुत ह्यूज अमाउंट है कि वो जो जो मैन्युफैक्चरर है और जो बड़ी बड़ी साइज की कंपनी वो क्लेम नहीं कर पा रही है। तो इससे इससे मतलब इससे क्या मकसद है, मतलब क्या कोई इन्होंने कोई रूल चेंज किया है या ये पोर्टल का एक सिस्टम का इशू है जिसकी वजह से जिस पे ना FBR कोई जवाब देता है ना कोई SRB जवाब देता है इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल गलत है मेरी नज़र में कि आप उसका इनपुट टैक्स ना दें। सिंध ने बहुत अच्छा काम किया है कि एटलीस्ट लॉ में कह दिया है कि हाँ जी ये मिलेगा। पंजाब ने मना कर दिया है कि जी वो पहले दिन से है कि जी वो हम रिवर्स चार्ज नहीं देंगे। तो बिजनेस के लिए तो ये सारा कुछ कॉस्ट न्यूट्रल होना चाहिए, बिजनेस के लिए तो पास ऑन है। हम्म। ये रिस्ट्रिक्शंस लगा लगा के को रिड्यूस रेट पे नहीं देंगे, हायर रेट है तो उस पे नहीं देंगे, फला चीज पे नहीं देंगे, ये सब कदगने मेरी नज़र में बहुत गलत है। अब आप अगर आप सर्विसेज का इनपुट देखें तो फिक्स एसेट्स पे नहीं मिलेगा, कॉमन इनपुट्स पे नहीं मिलेगा, फना पे नहीं मिलेगा। ये चीजें जो है ना, ये सिर्फ इसको कहते हैं कि शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं कि किसी तरह से रेवेन्यू ज्यादा आ जाए, मगर वेरी अनजस्ट फॉर द बिजनेसेस। क्योंकि लॉ में तो एक नेगेटिव लिस्ट मौजूद है, सारी लिटिगेशन हमारे घूम फिर के उसी नेगेटिव लिस्ट के ऊपर आती जी है हाँ, कि जी वो हाँ, जी हाँ, इनपुट मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये है कि जो फ्रेंचाइज वाला मामला है, देखें उसमें ये है कि लीगली अलाउड है सिंध के लिए, और मगर वो FBR नहीं दे रहा। अब मैंने बारहा इस बात पे अपने मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन में भी इस बात को हाईलाइट किया है कि बेसिकली हमारे यहाँ जैसे जैसे जर्नल एक टेंडेंसी है, हम कहते हैं कि यार ऑटोमेशन होनी चाहिए, टैक्स कलेक्टर टैक्स पेयर का इंटरेक्शन खत्म होना चाहिए, ऑटोमेशन हो। मेरी नज़र में
अलाउ मी टू यूज द वर्ड, अब्यूज हुआ है ऑटोमेशन का इस मुल्क में। ऑटोमेशन से हमें कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, टैक्स पेयर के लिए अब्यूज है ये। क्यों? अब आपने पहले पहले आप क्या करते थे, टैक्स पेयर के पास फायदा था कि वो टैक्स पेयर कोई भी चीज क्लेम कर लेता था, कोई भी चीज डिक्लेयर कर देता था। आज आपने क्या किया है, आज आपने उसको सिस्टम के अंदर बांध दिया है पूरे पाकिस्तान में। एक चीज जो कि लीगल है, जैसे एसआरबी की हम बात करें, फ्रेंचाइज क्लेम कर सकते हैं, उन्होंने उसको डिसेबल कर दिया है। जून में जाकर, बल जून से पहले इनफैक्ट अप्रैल मई से शुरू हो जाता है कि जी इनपुट टैक्स के ऊपर जो है ना वो उसके उसके डिसेबल हो जाता है, उसके बटन 8B डिसेबल हो जाता है। ये आइकन काम नहीं कर रहा, ये पोर्टल काम नहीं कर रहा, ये सिस्टम, वाई? ये सब बाय डिजाइन है। ये बाय डिजाइन होता है कि किसी तरीके से रेवेन्यू ज्यादा आ जाए। एक जगह मेरी विद होल्डिंग को 80% कर दिया, दूसरी जगह जो है वो मुझे इनपुट अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है ना, ये गलत बात है ना। ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये बहुत, जिसको कहते हैं ये, जिस जिस ऑटोमेशन को हम एनविसिज करते हैं या जिसकी हम हमेशा बात करते रहे हैं, उसका उसका जो इन्होंने तोड़ निकाला है वो ये निकाला है कि उन्होंने तो पूरे सिस्टम को जिसको कहते हैं कि वो कर लिया है, मोहताज कर दिया है। आप पूरे पाकिस्तान में नहीं कर सकते। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग कोर्ट्स में जा रहे हैं, मगर इंसिडेंटली जो कोर्ट का ऑर्डर आया है अभी तक, जैसे हाई कोर्ट का है, वो भी कोई बहुत फेवरेबल नहीं है। वो कोई बिटवीन द लाइंस उन्होंने बात की है। वो इन सो मेनी वर्ड्स ये नहीं कहता है कि ये इनपुट अलाउ होगा। तो टैक्स पेयर्स जो है वो फंसे हुए हैं। एसआरबी की डिमांड ये है कि जी आप पैसे दे दीजिए, टैक्स पेयर कहता है कि जी हमें क्लेम नहीं मिलेगा तो हम पैसे कैसे देंगे। तो अब ये कि ये चीजें जो है ना वो अब सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। एनटीसी में, वरना अगर एफबीआर नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल में प्रोविंशियल अथॉरिटीज हो जाएगी, इसको एनटीसी में लेके जाएं चीजों को, ताकि कहीं ना कहीं सॉल्व हो ना। टैक्स पेयर, व्हाई शुड द टैक्स पेयर कंटिन्यू टू फेस ऑल दीज हिंड्रेंसेस जो कि अदरवाइज लीगल है। एक चीज तो वो होती है जो कि लीगल ना हो या इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम हो, इंटरप्रिटेशन के जहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है वहां आप सिस्टम के आगे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हम इसमें डिस्कस करते हैं, जब हम इनकम टैक्स और सेल टैक्स की बात करते हैं, तो जितने जितने फ्रॉड हमारे पास सेल टैक्स में होते हैं जो कि अपेरेंट हमें नज़र आते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ को जब हम देखें फाइनेंस एक्ट के अंदर एक उससे आने से पहले इस जो फ्रॉड की डेफिनेशन वो बहुत थोड़ी सी मौजूद थी। अब उन्होंने फ्रॉड की डेफिनेशन को बहुत वसी कर दिया और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी कि ये भी फ्रॉड होगा, ये भी फ्रॉड होगा, ये फ्रॉड होगा। अब एक छोटी सी गलती, छोटी सी नॉन कंप्लाइंस, आज तक डिपार्टमेंट को ये मुझे लगता है, आप मुझे ज़्यादा बताएंगे, ये लगता है कि वो एक नॉन कंप्लाइंस और फ्रॉड के अंदर फर्क मालूम ही नहीं है। मतलब मैं अपने टैक्स रिटर्न के अंदर एक एचएस कोड गलत डाल दूं जिससे मेरा रिटर्न से वो शो कॉज करके और मुझे वो सस्पेंशन कर देते हैं, और फिर 6 6 महीने तक जाके मैं एफटीओ में और जाके हाई कोर्ट में उस सस्पेंशन को रीस्टोर कराने में वक्त निकाल दूं। एक्चुअली तो ये जब सस्पेंशन 6 6 8 महीने 1 1 साल होती हैं, तो जो 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 टैक्स गवर्नमेंट को मिलना है वो भी नहीं मिलता। उसके बाद एक एग्रीड मिल जाता है कि मेरी सस्पेंशन है और मेरा वकील हाई कोर्ट में, मेरा वकील एफटीओ में, वो अपनी ट्रांजेक्शन को वहां पे कैश शुरू कर देता है। अब ये फ्रॉड को एक मतलब पता होना चाहिए ना एक्चुअली फ्रॉड क्या है। मतलब एक वर्ड फ्रॉड एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक गलती, एक नॉन फाइलिंग, 3 4 महीने की नॉन फाइलिंग करके आप सस्पेंशन करके उस पर फ्रॉड का केस बना देते हैं। ये बहुत सारी जगह पे देखा गया है। तो ये नॉन कंप्लाइंस और ये फ्रॉड में एक्चुअली फर्क है क्या, और डिपार्टमेंट इसको किस तरह से मतलब लेता है? ऑल्दो मैं ये फेवर नहीं कर रहा कि टैक्स पेयर इसमें सही होगा, बहुत सारे टैक्स पेयर इसमें इंगेज इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बट जो सही तरीके से बिजनेस कर रहा है और किसी जगह पे फंस गया है तो वहां पे उसको अकोमोडेट करना चाहिए, ना कि उसको सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग की तरफ ले जाना चाहिए। देखें, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, प्रॉब्लम यह है कि टैक्स डिपार्टमेंट की तो कैपेसिटी नहीं है। ठीक है ना, जब कैपेसिटी नहीं है, ना अंडरस्टैंडिंग है, ना कैपेसिटी है, तो इशू ये होता है कि वो इस तरह के प्रोविजंस ले लेके आते हैं कि किसी तरह से नेक टाइट और कर दें और कर दें और कर दें। ठीक है ना, क्योंकि हर कुछ आपके पूरा सिस्टम जो है ना, उसमें देखें, अगर आप टैक्स में देखें तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। हर अच्छे सिस्टम में टैक्स के इक्विटी बहुत जरूरी है। आपके यहाँ इक्विटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप हर चीज को लेके आते हैं कि किसी तरह रेवेन्यू हो जाए। ये टैक्स फ्रॉड की जो डेफिनेशन आई है सारी की सारी, ये क्या है? रेवेन्यू ओरिएंटेड है ना। आपका पूरा सिस्टम ही रेवेन्यू ओरिएंटेड है। उसमें एक्सपेंशन ऑफ द टैक्स बेस, उसमें फेयरनेस का एलिमेंट, उसमें फैसिलिटेशन का एलिमेंट तो है ही नहीं।
तो इसलिए आपके यहाँ हर चीज जो है ना वो, और टैक्स फ्रॉड में क्या होता है हर चीज में कि ब्लैक लिस्टिंग कर देंगे, इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा। हर चीज में आप देखते हैं कि जी इसका इनपुट नहीं मिलेगा, उसका इनपुट नहीं मिलेगा। जैसे मैं मजाक में अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का जब भी कोई मसला आता है तो क्या कहते हैं, डबल सवारी बंद कर दो, यानी ये हमारी कुल जहानत है कि हम डबल सवारी बंद कर दें। तो आपकी टैक्स में भी यही है कि जी इनपुट टैक्स डिसअलाउ कर दो, बस खत्म बात। चाहे वो 8 शेड्यूल में जाके कर दो, चाहे वो सेक्शन 8 में कर दो, ठीक है ना। आपने पॉजिटिव लिस्ट की बात की, ये पॉजिटिव लिस्ट का कॉन्सेप्ट कहां है लॉ में? लीगली स्पीकिंग दिस ऑल इलीगल। कहां पावर दी गई है फेडरल गवर्नमेंट को या लेजिस्लेटर ने कहां पावर दी है कि वो पॉजिटिव लिस्ट निकाल सकता है, नेगेटिव लिस्ट निकाल सकता है? मगर मसला ये है कि चूंकि अब लोग एक जिसको कहते हैं कि लिटिगेशन की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग शायद इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है यार, अगर मेजोरिटी मेरे 80-90% जो है ना उस लिस्ट में आ रहा है तो ठीक है जी कर लेता हूं मैं। और फिर इस लिटिगेशन का भी एक बड़ा अच्छा एक मैकेनिज्म मौजूद है किताबों के हद तक, तो हम देखते हैं सारी चीज़ें मौजूद हैं। एडीआरसी का कॉन्सेप्ट जो है, मैं आपकी लिटिगेशन वाली बात से निकाल रहा हूँ। अगर ये एडीआरसी का फंक्शन मुझे 10-15 साल हो गए ये इस किताब में पढ़ते हुए, मैं ढूंढता रहा हूँ कि कहीं मुझे इसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन मिले। अगर जो किताबों में बात लिखी हुई है एडीआरसी के बारे में, जो इनकम टैक्स का लॉ है, जो सेल टैक्स का लॉ है, अगर ये मसाइल एडीआरसी में आ जाएं तो ये जो एक लिटिगेशन का एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक का एक मरहला है, तो ये खत्म हो जाना चाहिए। एडीआरसी को क्यों नहीं मतलब ये बहाल करते हैं, किताबों से बाहर निकाल के प्रैक्टिकल इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। इस दफ़ा उन्होंने जो गवर्नमेंट ओन एंटिटी को तो कंपलसरी कर दिया कि आपने एडीआरसी में जाना ही जाना है, कुछ थ्रेशोल्ड उन्होंने रखा है प्राइवेट कंपनीज के लिए। एडीआरसी का कॉन्सेप्ट जैसे किताबों में वैसे प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन होनी चाहिए इसकी। देखिए एडीआरसी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत सबसे पहले 2004 में सेल्स टैक्स लॉ में आया, उसके बाद ये इनकम टैक्स में किया गया और वगैरह वगैरह। अच्छा, प्रॉब्लम एडीआरसी की क्या थी? उस जमाने में सेल्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग थी, ये आईआरएस नहीं बना था। एडीआरसी का हमारा एक्सपीरियंस बहुत डीप रहा, बहुत अरसे रहा। जो एडीआरसी की रिकमेंडेशन, यूनानिमस रिकमेंडेशन सेल्स टैक्स केस में आ जाती थी, बोर्ड मनोमन उसे कबूल कर लेता था। इनकम टैक्स में रिवर्स था, वो एक लाइन लिख के रवाना हो जाते थे कि जी वी डो नॉट एग्री। जब ये आईआरएस बना तो एडीआरसी, चूंकि इनकम टैक्स साइड के लोग ज्यादा इसमें ज्यादा थे, तो वही कॉन्सेप्ट आ गया। तो एडीआरसी सेल्स टैक्स में खास तौर पे उस जमाने में वर्चुअली खत्म हो गई, क्योंकि आप उनके रिकमेंडेशन को कैरी नहीं करते थे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब जो इन्होंने लॉ दिया है वो ये कहता है कि जी हम जो है ना वो अपील में आप नहीं जा सकते। यानी कि अपील में तो आपके पास राइट है ना, क्योंकि देखिए कोई भी फोरम हतमी नहीं होता। हो सकता है कमिश्नर अपील गलती कर जाए, हो सकता है, ये लॉ में दिए इसलिए गए टीयर्स के भाई ये एक प्रोसेस के थ्रू निकले। अब लॉ में क्या कह दिया गया कि जी एडीआरसी में अगर आपको जाना है तो आप अपील विड्रॉ कर लीजिए। अब ये इतनी बड़ी यानी कि एसओईज के लिए तो आपने मैंडेटरी कर दिया, उनके पास तो ऑप्शन नहीं है। जी बिल्कुल। मगर आप मुझे बताएं प्राइवेट सेक्टर का कौन आदमी एडीआरसी में जाएगा? क्योंकि उसे ये पता है कि यार ये तो एक ऐसी तलवार है मेरे ऊपर कि अगर एडीआरसी ने फैसला कर दिया मेरे फेवर में तो बिस्मिल्लाह, और नहीं कर दिया तो आई डू नॉट स्टैंड एनीवेयर। सही बात है। तो ये एक बहुत बड़ी एक तलवार इन्होंने वो कर दी है, इसको इंप्रूव करने की जरूरत थी। बल्कि हमने तो रिकमेंडेशंस दी थी आईकैप से, तो कई साल हमने दी कि बजाय एडीआरसी के आप वो जो सेटलमेंट कमीशन हुआ करता था सेल्स टैक्स में भी, इनडायरेक्ट टैक्स सेटलमेंट कमीशन, और इनकम टैक्स में भी इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, उसको रिवाइव करते। बाकायदा ग्रेड 21 का ऑफिसर उसके अंदर बैठता था, वो पूरा एक कमीशन था। उसके रूल अभी भी मौजूद है पुरानी किताबों में, 90s में ये था कि आप बाकायदा एक कहते थे कि हाँ दिस इज अ सेटलमेंट कमीशन, आप आए फैसला कराएं, जो पैसे आपको देने कुछ दे दें, कुछ मतलब यू जस्ट सेटल दिस, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं आप ना। उसे रिवाइव करते हैं। उसका फायदा ये है कि वो वन विंडो ऑपरेशन है, वो वन विंडो ऑपरेशन है। आप सेटलमेंट कमीशन के सामने गए, देन एंड देयर फैसला हुआ, जो फैसला हुआ वो हो गया, मतलब दिस इज डन। बजाय इस बात के आप एडीआरसी में जाएं, एडीआरसी प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हैं। एक तो ये तलवार है कि आप अपील से फारिग हो चुके हैं, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के भी लोग भी हैं, कब वो टाइम देते हैं, कब वो ऑर्डर होता है, उसके बाद जो है फिर ये आपके लिए वो है
कि अब आपकी मर्जी का हो गया फैसला तो ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर आप और भुगतिए। 4-6 लोग कमेटी है, उसमें से भी कोई एक भी नहीं माना तो बात तो ये जी ना, जी हम जी तो एक कमिश्नर अपील के पास जाते हैं, ट्रिब्यूनल में जाते हैं, 2 लोग के पास जाते हैं, जी यहाँ जी तो एक बहुत बड़ी टीम है जी पूरी। जी मतलब तो इसलिए देखें, ये अनफॉर्चुनेटली हम चूंकि करना नहीं चाहते, हम्म, इसलिए ये सारे मसाइल हैं, वरना अगर हम करना चाहें तो सब हो सकता हाँ सही बात है, सारी बात इंटेंट की है। है इंटेंट बिल्कुल। की है, देखें ना, इंटेंट की है। अच्छा, हम बात करते हैं, जब हम फाटा और फाटा की इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो एक बहुत फेवरेट टॉपिक आता है फाटा और फाटा कि जब वो 2018 में जब 25th अमेंडमेंट आई और उसको कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बनाने के बाद ये फाटा फाटा पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। अब उनको एक एग्जम्पशन उसके बाद फौरन दे दी गई, जो कि हर साल वो बढ़ती जाती है और आज तक वो सारी एग्जम्पशन मौजूद हैं। अब ये फाटा और पाटा में जो सर्विस दी जा रही हैं या सप्लाईज दी जा रही हैं, वो इंटरनली तो एग्जम्पशन है। अब उसका क्या कि कराची से बैठ के मैं फाटा में सर्विस दे रहा हूँ या गुड सप्लाई कर रहा हूँ, या फाटा से बैठ के कोई चीज़ यहाँ पे सर्विस ले रहा हूँ या गुड्स ले रहा हूँ, अब ये रीजन तो टैक्सेबल है। तो इसका मिसयूज किस लेवल तक होता है हमारे पास यहाँ पे? देखिए, ये बहुत बड़ा मिसयूज है, बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा ये अनफेयर है जेन्युइन टैक्स पेयर के लिए। पूरी आपकी इंडस्ट्रियां, ऑयल एंड, ये जो घी एंड कुकिंग ऑयल वाले हैं, स्टील वाले हैं, कॉस्मेटिक्स वाले हैं, सिगरेट वाल सिगरेट वाले, जी, ये सब इसको भुगत रहे हैं। देखिए, लीगली स्पीकिंग, अब हम लीगली बात करें, 6 शेड्यूल की बात करें, तो जो सेल की जा रही है फ्रॉम टैरिफ एरिया टू फाटा, वो एग्जम्प्ट नहीं है। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, लॉ में भी ये लिखा है। मगर हो ये रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो फाटा को सेल दिखा रही हैं और वो जीरो एग्जम्प्ट कर रही हैं, और वहां से वो घूम के आ जाता है आपके मुल्क। तो ये जो डिस्टॉर्शन है फाटा फाटा का या अफगान ट्रांजिट ट्रेड का, ये सारी चीजें जो है ना, ये तो आपके यहाँ एक वर्जिन आइलैंड बना हुआ है कि जिसके अंदर आप जिससे घुमा लें चीजों को तो आप एग्जम्प्ट हो जाएंगे। बहुत बड़ा एलिमेंट है, और आई डोंट थिंक कि इसकी मौजूदगी में कोई जेन्युइन इन्वेस्टमेंट यहाँ इस मुल्क में आ सकती, जेन्युइन इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं गवर्नमेंट हमेशा कोई नए टैक्सेस लगाने के लिए हर साल या हर 6-6 महीने में चीज़ों में लगी रहती है, उनको यकीनन इनडायरेक्ट टैक्स एक वो बहुत फेवरेट ये लगता है कि किसी भी नई चीज़ के ऊपर उन्होंने लगा दिया। आप क्या समझते हैं कि अभी भी क्या इनडायरेक्ट टैक्स में कोई न्यू एवेन्यूज मौजूद हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स लगा के और वहाँ से ये कलेक्शन कर सकती है? न्यू एवेन्यूज मौजूद हैं? देखिए, सबसे बड़ा एवेन्यू जो है ना, वो है रिटेल होलसेल। आप वहां से तो टैक्स ले ही नहीं सकते। हम तो बहुत जमाने से शब्बर साहब को सुनते आए हैं, और शब्बर साहब बड़े वेहेमेंटली इस बात को प्रोपोगेट करते हैं कि भाई आप वो देख लीजिए कि इनसे क्या मिल रहा है आपको, इनका जीडीपी में क्या शेयर है, और इनसे टैक्स क्या मिल रहा है आपको। आप बड़ी दुकानें बोरे इलाके में चले जाइए, आप तारिक रोड पे चले जाइए, जमजमा में चले जाइए, लाहौर में लिबर्टी में चले जाइए, आपको वहां से क्या टैक्स मिल रहा है, उनकी सेल क्या है। इतना तो स्मगलिंग का सामान है, इतना तो स्मगलिंग का है, और वो रेगुलरली मिलता है, और टैक्स कोई नहीं है। आटे में नमक कुछ भी नहीं होता। रिटेलर सबसे बड़ा वो है आपका, आपने सारा जोर उस पर डाल दिया है। असल में प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क में? इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि जिसके पास स्ट्रीट पावर है, आप आज ये हम देखते हैं ऑयल टैंकर्स पे, आप जरा सा रेट आगे पीछे कर दीजिए, हड़ताल हो जाएगी। हड़ताल का सिर्फ अनाउंसमेंट आएगा, गवर्नमेंट उन तक पहुंच जाएगी और कहेंगे जी जो आप कहते हैं वो कर लें, हड़ताल ना कीजिएगा, क्योंकि ऑयल शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज शुरू हो जाएगी, ऑयल शॉर्टेज शुरू हो जाएगी, बलवा शुरू हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा, ये मत कीजिए। यही हाल ट्रेडर्स का है, रोडें ब्लॉक हो जाएंगी। इसका नुकसान क्या है? ये सारा टैक्स जो जिसको हम कॉस्टिंग में कहा करते थे, गुड यूनिट्स के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है सारा लॉस आप सैलरी क्लास पे। इस मुल्क में 45% टैक्स, जिसमें ना स्टेट जो है आपको एजुकेशन देती है, ना हेल्थ देती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, उसमें 45% टैक्स। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और ब्रेन ड्रेन जो है वो यंग एज में नहीं हो रहा है, सिर्फ 50s में लोग जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। सही बात है। विदाउट इवन, ऐसे केसेस भी हैं जो यहाँ बड़ी बड़ी 7 डिजिट्स में सैलरीज लेते थे विदाउट सीक गेटिंग अ जॉब,
दे माइग्रेटेड। उन्होंने कहा ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा, बट वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम एनीमोर। तो वर्चुअली आप कब तक करेंगे? मैन्युफैक्चरर के ऊपर आपने इतना टैक्स लगा दिया, और इम्पोर्ट देखें, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना, एक तो ये रिटेल होलसेल वाला चक्कर है, दूसरी बात ये है कि जो इंपोर्ट पे आप सेल्स टैक्स लेते हैं ना, ये बहुत गलत करते हैं। इंपोर्ट पे सेल्स टैक्स एक बहुत बड़ा करप्शन का है। वहां उसको आप 18% ले लेते हैं, उसके बाद आप उसे रिफंड करने में, मतलब आप समझ लें कि उसको रिफंड करना आपके लिए बहुत मुश्किल। कमर्शियल इंपोर्टर को आप रिफंड नहीं देंगे, बिल्कुल। 8B का रिफंड जनाब वाली वो आप नहीं देंगे। सेक्शन 66 का भी वो यही तो मामला था, बिल्कुल। मतलब तो इसलिए हम्म, अब आप ये कि मेरे ख्याल में तो एवेन्यूज बहुत ज्यादा है, हम्म। हम सारा डेटा हम मौजूद है। हम हमेशा ये बात करते हैं जी डेटा नहीं है, डेटा नहीं, डेटा तो मौजूद है सारा। हम जहाँ एवेन्यूज की बात करते हैं, हम जहाँ देखते हैं कि थर्ड शेड्यूल आइटम के अंदर जितनी रोजमर्रा की चीजें हैं वो सब थर्ड शेड्यूल के अंदर है। तो न्यू एवेन्यूज को सर्च करने से अगर बेहतर ये है कि हम थर्ड शेड्यूल के अंदर चीजें ज्यादा बढ़ा दें, तो वो मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर से उसी स्टेज पे ही सारा चार्ज कर लेता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर थर्ड शेड्यूल के अंदर चीजें बढ़ा दी जाएं तो हमको न्यू एरिया या न्यू एवेन्यू देखने की जरूरत ही नहीं पड़े हमको? देखिए थर्ड शेड्यूल इटसेल्फ क्या है? थर्ड शेड्यूल तो गवर्नमेंट की के फेलियर को, ये तो एडमिटेड फेलियर है गवर्नमेंट का। वैट रिजीम तो एड वलरम पे चलता है। मैंने आपको ये पानी की बोतल बेची है 10 रुपए की, हम्म, तो 10 रुपए में टैक्स दूंगा। आपने इसको 12 रुपए बेचा है तो आप 2 रुपए में टैक्स देंगे। आप एड वलरम पे टैक्स दे रहे होते हैं हर आदमी, टिल द टाइम द गुड्स और सर्विस रीचेस द फाइनल कंज्यूमर। ये है वैट रिजीम। आपने थर्ड शेड्यूल में क्या किया है? आपने क्या किया है कि अगर ये पानी की बोतल बिकेगी 50 रुपए की, तो आज मेरी जेब से ही आपने 50 रुपए ले लिए, जबकि बेच में 10 रुपए का रहा हूं। हम्म, इससे फायदा ये हुआ गवर्नमेंट को, एक तो अल्टीमेट टैक्स जो इस पर मिलना था वो पहले दिन मिल गया, पहले दिन में नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये अगर गुड्स 4 हाथों में चेंज होते होते 6 महीने में आपको 50 रुपए देती, 6 महीने बाद बिकती, आज आपने आज ही ले लिया। तो थर्ड शेड्यूल तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन है, और ये फेलियर को रिप्रेजेंट करता है कि जी आपकी एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है कि यार जल्द से जल्द मिल जाए और पूरा मिल जाए। हमारी तो गवर्नमेंट जो है, आपकी टैक्स मशीनरी, वो तो कैश फ्लोज पे चलती है ना, जितने आ जाए बस ठीक है। रिफंड रोक लो, बजट पूरा हो गया, टारगेट पूरा हो गया, एग्जामिशन रोक लो, एग्जामिशन डिनाई कर दो, बस ये है। बस आप तो आपका कोई टैक्स पॉलिसी में कोई कोई डीप, कोई कोई रिसर्च, कोई एक रोड मैप तो है ही नहीं ना। इसीलिए आप देखें कि एक एसआरओ के आने से या जाने से आपकी कोई इंडस्ट्री या तो खड़ी हो जाती है या बैठ जाती है। बिल्कुल सही बात। बस मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल है, बिल्कुल, कि जहां हम बात कर रहे थे अभी पॉडकास्ट से पहले ही को हम कर रहे थे कि फेक इनवाइसेस की बात कर रहे थे, जो एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला। एज टैक्स एक्सपर्ट आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनडायरेक्ट टैक्स में, आपने बहुत छोटे बिजनेस से लेकर और बड़े बिजनेस के सारे मॉडल और स्ट्रक्चर को देखा हुआ है। फेक इनवॉइसेस को खत्म करने का क्या मैकेनिज्म होना चाहिए आप समझते हैं? कौन से ऐसे 2-4 इकदाम किए जाएं, या गवर्नमेंट किस तरह के इकदाम करे, जैसे SRO 350 एक वन ऑफ द एग्जाम्पल जो इन्होंने कोशिश की, इस तरह की और क्या समझते हैं कि चीजें होनी चाहिए कि ये फ्लाइंग और फेक इनवॉइसेस का कॉन्सेप्ट खत्म होना शुरू हो? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि दो पहलू हैं। सबसे पहली बात तो ये, आप इंपोर्ट पे सेल्स खत्म कर दीजिए। आपके आधे 90% आपके सेल्स फ्लाइंग वॉइसेस की चीजें खत्म हो जाएंगी। इंपोर्टर इंपोर्ट करता है, उसके बाद एक बल्क इंपोर्ट उसने कर ली, उसके बाद ये तय होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कि इनवॉइस किसके नाम होगी। खरीदा आपने, इनवॉइस मेरे नाम पर है, अच्छा। हम्म, ठीक है ना। तो जो इब्तदा हो रही है वो इंपोर्ट से हो रही है, क्योंकि बहुत लोगों को इनवॉइस की जरूरत ही नहीं होती। वो कहते हैं इनवॉइस मेरे नाम पे नहीं होगी, इनवॉइस किसी के नाम पे काट दो। अब होता क्या है, इनवॉइस कहाँ बिकेगी? क्रेडिट तो लेना है किसी ना किसी ने, तो जिसको क्रेडिट की जरूरत है इनवॉइस वहां कट जाती है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये कि इंपोर्ट करके उन्होंने बेचा कैश में, अब इनवॉइसेस जो उस इन्वेंट्री की वो बिक रही है? जी वो बिक रही है इनवॉइसेस। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप ये जो फेक इनवॉइसेस का जो कॉन्सेप्ट एफबीआर ने दिया है, ये तो एक राई का पहाड़ है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी पिछले दिनों आया कि जी सीमेंट फैक्ट्री ने फ्लाइंग इनवॉइसेस में इन्वॉल्व है। अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो सीमेंट फैक्ट्री का मसला नहीं है। मसला यह है कि उसकी अरबों रुपए की परचेज में से कोई 5 लाख रुपए उसने एक ऐसे शख्स से खरीदा जो खुद इन्वॉल्व था फ्लाइंग इनवॉइस में या फेक इनवॉइस में।
आपने क्या किया, सारा का सारा जो है ना वो बलबा इसके ऊपर डाल दिया और केस इसके ऊपर बना दिया, मीडिया में बदनामी हुई, उसके ऊपर भी आपने केसेस बना दिए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। फिर ये इससे आगे गए, इन्होंने अरेस्ट करने शुरू कर दिए, ये भी हुए पिछले साल में, FIR वगैरह बिल्कुल। FIR कटी। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मुझे तो एक टैक्स कमिश्नर ने कहा कि जी ये तो गवर्नमेंट मेजर्स ही गलत ले रही है, इतने सारे टैक्सेस लगा दिए हैं, टैक्सेस तो कम होने चाहिए और आप हमें ज्यादा पावर दे दें कि जी हम ये अरेस्ट के पावर हमें ज्यादा दे दें तो हम पूरा बजट पूरा कर देंगे। अब दिस इज दी माइंडसेट। नहीं, वो विदाउट एनी बेसिस पे वो फैक्ट्रीज में और इंस्पेक्शन करने अफसरान वहां पे पहुंच जाते हैं, इंस्पेक्टर वहां पहुंच जाते हैं। उनका मकसद पता है, आपको भी हमें पता है क्या मकसद जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वाइड जो पावर्स दे दी गई हैं, इन पावर्स को कम किया जाए और रैशनलाइज किया जाए। टैक्स हर कोई देगा मेरे ख्याल में। और ट्रस्ट देखें, अगेन आखिरी बात, ट्रस्ट कोई नहीं है ना गवर्नमेंट पे। इफ आई एम पेइंग टैक्स एंड यू आर नॉट पेइंग एंड वी आर बोथ इन वन इंडस्ट्री, तो सबसे पहली बात तो मुझे मैं यूं नहीं दूंगा कि आप क्यों नहीं दे रहे। दूसरी बात कि जो मैं टैक्स दे भी रहा हूं उसकी स्पेंडिंग कहाँ हो रही है। आप देखते हैं कि इस मुल्क में स्पेंडिंग कहाँ हो रही है। आपके मुल्क में अरबों रुपया जो है वो लोग सैलानी को, बैतुसलाम को, SIUT को देते हैं, इंडस को देते हैं, गवर्नमेंट को नहीं देते। क्यों? एडी को देते हैं, क्यों नहीं देते? उनको पता है जो मैं पैसे दूंगा उसका इस्तेमाल ठीक है, लोग पैसे देंगे, बढ़ बढ़ के देंगे। चैरिटी में आप नंबर 1 है, टैक्स कंप्लायंस में आप आखिर पे पहुंचे हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट, आपके पैसे इस्तेमाल ही गलत जगह पे होंगे, तो वो कहते हैं कि भाई हम क्यों दें पैसे। ये चीजें अगर जरा सी कोई रोड मैप हो जाए ना, रोड मैप आई थिंक मेरे ख्याल में अगर आ जाएगा, लोगों को जरा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है ना। अब आपने देखें कि मुस्तकिल ही होता है कि जी रिफंड पेंडिंग, रिफंड पेंडिंग, रिफंड पेंडिंग। रिफंड से आप लोग टारगेट्स पूरे कर रहे होते हैं अपने, और वो लोग पिलर टू पोस्ट घूम रहे होते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको टाइम दिया, बड़ी यूज़फुल डिस्कशन हुई। इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम आगे लेके चलेंगे, दोबारा आपसे कभी टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह कुछ सवालात और भी हैं तो इंशाल्लाह उसको डिटेल में हम कभी आपके साथ करेंगे। तो जरूर बहुत बहुत शुक्रिया था। शुक्रिया। थैंक यू।